Okay, doctors, the last unit of this class 12, that is ecology. So ecology मुझे बहुत ज्यादा आपको लिखवाने वाली कोई जरूरत नहीं है. Ecology स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को ही आपको फॉलो करना है. प्लस स्टेट बोर्ड का बुक भी आपको जरूर देखते जाए. यानी आफ्टर माय क्लास व्हाट आई विल सजेस्ट यू कि आप एनसीईआरटी पढ़ें और स्टेट बोर्ड की बुक पढ़ें इंस्टीड ऑफ मॉड्यूल. मॉड्यूल में बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. परफेक्ट. हाँ, बट अच्छा इंफॉर्मेटिव कुछ डेटा बेस भी अच्छे पैराग्राफ्स दिए गए हैं और अच्छा इंफॉर्मेटिव दिया गया है स्टेट बोर्ड की बुक. कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग दिया गया है एनसीईआरटी में, बट कंसेप्ट ऐसे बहुत इजीली उसमें दिखते नहीं है एनसीईआरटी. और एनसीईआरटी की यही खासियत भी है. एनसीईआरटी में से हमें कुछ कंसेप्ट को खुद से ऐसा उठाना पड़ता है जो हिडन पार्ट में छुपे हो. लाइक मैं आपको बताऊं तो इकोलॉजी जितना हम 10th में पढ़े थे बच्चों, उतना आसान भी नहीं है और उतना टफ भी नहीं. लेकिन केवीपीवाई के एग्जाम के लिए, रिसर्च बेस्ड सभी एग्जाम्स के लिए इकोलॉजी, इथोलॉजी, पॉपुलेशन जेनेटिक्स ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. इसीलिए मैं आपको इकोलॉजी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाऊंगा. हो सकता है इसके लिए हमें लगभग 2 से 3 हफ्ते लग जाएं, बट हम बड़ा डिटेल में से पढ़ने वाले. परफेक्ट. सो इकोलॉजी सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इकोलॉजी जो हम पढ़ते हैं, द स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल साइंस. अब एनवायरमेंटल साइंस तो बहुत ब्रॉड है बच्चों, लेकिन इकोलॉजिस्ट बहुत बहुत स्पेसिफिक और नैरो टर्म में कहा जाए तो स्टडी ऑफ एन इकोसिस्टम. स्टडी ऑफ एन इकोसिस्टम, बात को बहुत ध्यान से समझिएगा. स्टडी ऑफ एन इकोसिस्टम. अब इकोसिस्टम की बात करते तो किसी सिस्टम की बात हम कर रहे हो. उस इकोसिस्टम का कंपोनेंट जो होता है वो 2 होते हैं. एक होता है बायोटिक फैक्टर और एक होता है अबायोटिक. यानी इकोलॉजी स्टडी है इकोसिस्टम की, और इकोसिस्टम जो है वो खुद बना हुआ है एक लिविंग और एक नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. तो क्या मैं ये मान के चलूं कि इकोलॉजी उस नॉन लिविंग की भी स्टडी है? नहीं. इकोलॉजी स्टडी तो लिविंग की ही है, लेकिन कहीं ना कहीं नॉन लिविंग से उसके इंटरैक्शन की ज्यादा बेटर स्टडी है, डिफाइन करती है. मींस यदि मुझे टेम्परेचर या मुझे मॉइस्चर या मुझे एयर या मुझे किसी प्रकार से फ्लड या मुझे किसी प्रकार से सनरेज अफेक्ट कर रही हैं, तो मेरी बॉडी पर या इस स्पीशीज पर उस नॉन लिविंग फैक्टर्स के इफेक्ट भी इकोलॉजी में ही स्टडी किए जाते. तो इसीलिए उसको बहुत थोड़ा सा बेटर तरीके से डिफाइन करें तो इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एन इंटरैक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, और आई शुड से द इकोसिस्टम एंड देयर फैक्टर्स. ये ज्यादा टेक्निकल डेफिनेशन होती है किसकी? इकोलॉजी. तो इकोलॉजी में इंटरैक्शंस देखे जाते हैं बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स के. लेकिन इस इकोलॉजी को पढ़ने के लिए कुछ लेवल्स बनाए गए. सबसे पहला और बेसिक लेवल बनाया गया है, दैट इज ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी. ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी का मतलब ये होता है कि जब अबायोटिक फैक्टर का या नॉन लिविंग फैक्टर का, लाइक टेम्परेचर, सॉइल, पीएच, वाटर, मॉइस्चर, एयर, इनका इफेक्ट किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज पर आप पढ़ रहे हैं, किसी आप पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर पढ़ रहे हो, तो उसे कहते हैं हम ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी. क्योंकि स्पीशीज जो बनती है बच्चों वो ऑर्गेनिज्म से ही बनती है. अब आपको यदि थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक में ले जाऊं तो आपको मैंने कुछ हायरार्कीज बताई थी व्हेन वी वर स्टार्टिंग क्लास 11, और वो हायरार्कीज कुछ इस तरह से बताई थी बच्चों कि सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ द लिविंग सिस्टम. इस सेल का जो फॉर्मेशन होता है वो कहीं ना कहीं एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स इनसे होता है. और इसका जो फॉर्मेशन होता है दैट इज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ऐसे कुछ पार्टिकल्स से. ये जो स्मॉल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल है, इससे बनता है टिश्यू, देन ऑर्गन या ऑर्गेनिज्म. और मैंने आपसे कहा भी था कि ये जो स्ट्रक्चर बात कर रहे हैं अपन, इसे अपन पढ़ते हैं 11th में इन द हेडिंग ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स दैट मेक्स दिस सिस्टम लिविंग. जो सिस्टम, फिर आप पढ़ते हैं साइटोलॉजी दैट इज सेल बायोलॉजी. फिर आप पढ़ते हैं हिस्टोलॉजी दैट इज टिश्यू सिस्टम. फिर आप पढ़ते हैं फिजियोलॉजी, ऑर्गन सिस्टम फिजियोलॉजी. ये सब 11th का पार्ट. ये सब 11th का पार्ट.
जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब 12th में अपने को आने वाला है वो ऑर्गेनिज्म, और इस ऑर्गेनिज्म को यदि आप बॉटम में बनाए तो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप है सेम टाइप के ऑर्गेनिज्म जो बनाती है स्पीशीज, स्पीशीज जो बनाती है कम्युनिटी, कम्युनिटी जो बनाती है दैट इज जो बनाता है दैट इज इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम में 3 जोन ऑफ इंटरेक्शन होते हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, और इन तीनों को टुगेदर इट इज कॉल्ड एज बायोस्फीयर। परफेक्ट। मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूं, ये सब 11 का पार्ट मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूं, इस हायरार्की को पढ़ाने वाला हूं। तो जैसी मैंने हायरार्कीज बनाई है, इसका अपना एक लेवल है, इसका एक अपना लेवल है, मतलब ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी, देन जिसमें कि स्पीशीज, क्योंकि सेम टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलकर बनी है स्पीशीज, तो इसे मैं कहता हूं ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी। फिर मैं पढ़ता हूं, क्योंकि ये कम्युनिटी है, ये स्पीशीज यदि मोनोस्पेसिफिक टाइप की है तो ये स्पीशीज पहले बनाती है पॉपुलेशन, बट सेम टाइप की स्पीशीज, तो इसे कहते हैं मोनोस्पेसिफिक पॉपुलेशन। तो पहले मुझे पढ़ाना होगा आपको ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी, फिर पढ़ाना होगा पॉपुलेशन इकोलॉजी, फिर आपको पढ़ाना होगा कम्युनिटी लेवल इकोलॉजी। तो पहला लेवल हुआ ऑर्गेनिज्म लेवल, पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल, और उसके बाद फिर ये इकोसिस्टम लेवल इकोलॉजी। परफेक्ट। तो इन सब इकोलॉजी में आने वाले कुछ बेसिक टर्म्स हम लोग पहले, उन बेसिक टर्म्स को मैं पहले आपको समझाऊंगा, लिखवाऊंगा, एंड देन विल स्टार्ट द फर्स्ट लेवल ऑफ इकोलॉजी दैट इज ऑर्गेनिज्म लेवल। तो सबसे पहले कुछ टर्म्स लिख डालिए, एडिंग टर्मिनोलॉजी, एडिंग डालिए टर्मिनोलॉजी। Audibility and visibility is clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले लिखते हैं बच्चों इकोसिस्टम, नंबर 2 इकोस्फीयर या इकोलॉजी, नंबर 3 लिखते हैं इकोस्फीयर, नंबर 4 लिखते हैं इकोटोन, नंबर 5 लिखते हैं इकोटाइप, नंबर 6 लिखते हैं हैबिटाट, नंबर 7 लिखते हैं निके, बस पहले इतना समझ लेते हैं। और जिस लेवल की अपन बात कर रहे हैं उसके बाद पढ़ेंगे अपन लेवल्स ऑफ इकोलॉजी। चलिए, नोटेड? Yes. अब एक एक पहले मैं समझाता चलूंगा आपको। द फर्स्ट वन इज व्हाट? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब मैंने आपको बताया एक ऐसा सिस्टम जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग से मिलकर बना हो, एक ऐसा सिस्टम जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट दोनों हो, उसे अपन कहते हैं इकोसिस्टम। अभी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि लिखने पे ध्यान दोगे तो बेसिक ecosystem is the system comprises of living and non-living structures. Ecosystem is the system comprises of living and non-living structures. Perfect. अब लिविंग या नॉन लिविंग लिखो या टेक्निकल भाषा में लिखना चाहो तो बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स। और इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ईच अदर और द इंटरैक्शन ऑफ ईच अदर। इकोसिस्टम इज the system comprises of biotic and abiotic factors. Ecology is the study of interaction between this biotic and abiotic factors. बहुत साधारण भाषा में हम उसे कह देते हैं सराउंडिंग्स।
हम उसे कह देते हैं एनवायरमेंट, या उसका एनवायरमेंट ठीक नहीं है, उसकी सराउंडिंग ठीक नहीं है, उसका सराउंडिंग ऐसा है, उसका सराउंडिंग ऐसा है। तो सराउंडिंग हमारी एक सोशल भाषा में यूज किया जाने वाला शब्द है। एनवायरमेंट भी अब हम सोशल टर्म में यूज करने लगे, विच इज अ टेक्निकल, सही प्रोनाउंसिएशन तो उसका हुआ एनवायरमेंट। ये एनवायरमेंट मतलब जिसमें आप अपने साथ अपने अबायोटिक फैक्टर्स को भी साथ में कैरी कर। भाई मैं यहाँ बैठा हूं, मैं पढ़ा पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर फैन चल रहा है, मुझे थोड़ा सा गर्म फील नहीं होने दे रहा है, आई एम कंफर्टेबल। सो मेरी एक्टिविटीज, मेरी एफिशिएंसी कहीं ना कहीं अबायोटिक फैक्टर से रिलेटेड है। तो इकोलॉजी मेरे अकेले के पढ़ने से कैसे होगी, या सिर्फ मेरे इस इंडिविजुअल की स्टडी कर लेने से कैसे होगा? इकोलॉजी में ये भी तो स्टडी करना पड़ेगा कि व्हाई दिस स्पीशीज इज कंफर्टेबल एंड वेयर इट इज कंफर्टेबल। वो स्पीशीज कैसे कंफर्टेबल रह सकती है, वो स्पीशीज कैसे एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकती है। सो उसमें कहीं ना कहीं अबायोटिक फैक्टर्स की स्टडी करना जरूरी हो जाता है। तो बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, इकोसिस्टम is the system that is comprises of biotic and abiotic factors. Ecology study those factors along with their mutual influentiality or mutual interaction. Perfect. But next term जो आता है बच्चों, वो थोड़ा सा समझने वाला और थोड़ा सा भारी टर्म है। समझने वाला और भारी टर्म क्यों, किस रिस्पेक्ट में मैं कह रहा हूं? इकोस्फीयर। स्फीयर का मतलब होता है जोन ऑफ इंटरैक्शन। स्फीयर का मतलब होता है वो एरिया, वो एरेना, वो रेंज जहां पर दो स्पीशीज इंटरैक्ट कर रही हैं। अब सवाल उठता है कि मैंने दो स्पीशीज का, मैंने अबायोटिक और बायोटिक नहीं कहा, मैंने दो स्पीशीज का। दैट मीन्स कि मैं क्या लिविंग की बात कर रहा हूं केवल? यस, आई एम टॉकिंग अबाउट लिविंग ओनली। वहीं पर मैं इकोसिस्टम में बात कर रहा था बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स, बट इकोस्फीयर में मैं बात कर रहा हूं केवल और केवल दो लिविंग बींग्स। दैट मीन्स the zone of interaction between two living beings is known as ecosphere. भाई जोन ऑफ इंटरैक्शन लिविंग और नॉन लिविंग के बीच भी हो सकता है। मेरे और एयर, यानी यहाँ पर एक मीडियम है, मेरे और लाइट के बीच में यहाँ पर एक मीडियम है जिसमें से पास होकर वो रेज आ रही है। क्या वो मीडियम मुझे इफेक्ट कर रहा है? क्या वो मीडियम मुझे इन्फ्लुएंस कर रहा है? हाँ, कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है, क्योंकि बीच में यदि क्लाउड होते तो लाइट इतना तेज नहीं आ पाता, ह्यूमिड सा हो जाता। यदि क्लियर स्काई है तो वो लाइट डायरेक्ट मुझ तक पहुंच रहा है, बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। यानी देयर आर सो मेनी इफ एंड बट्स in case of interaction between living and non-living. But right now I am talking about only the interaction between two living beings. Therefore, only three types of ecospheres are known. That is hydrosphere, lithosphere and atmosphere. भाई आप मुझे बता दीजिए कि यदि आप कोई ऐसा जोन ऑफ इंटरेक्शन मुझे बता सकते हैं, ऐसा कोई स्फीयर मुझे आप बता सकते हैं which is between two living beings and other than these three, एयर, वाटर एंड लैंड, इसके अलावा आपने कहीं पर इंटरेक्शन करते हुए देखा हो तो प्लीज टेल मी। लिथोस्फीयर यानी टेरेस्ट्रियल लाइफ, हाइड्रोस्फीयर यानी एक्वेटिक लाइफ एंड एटमॉस्फेयर मतलब एयरी लाइफ। इन तीन के अलावा दो लिविंग बींग्स के बीच में आपने कहीं कोई और एक्स्ट्रा जोन ऑफ इंटरेक्शन यदि देखा हो तो प्लीज टेल मी। यस सर, यहां पर भी इंटरेक्शन होता है। इन तीनों के अलावा कहीं इंटरेक्शन हो ही नहीं सकता, और इसीलिए since it is a component of interaction between two living beings, that's why the ecosphere, which are categorized into three parts, lithosphere, atmosphere and hydrosphere, together it is called as biosphere, because it is the zone of interaction between two living beings, and bios means living. Prathamesh, understood? Yes, sir. Perfect. तो मैंने बच्चों तीन वर्ड आपको बताया अभी, इकोसिस्टम, इकोलॉजी, इकोस्फीयर। फिर एक सवाल आता है कि क्या इकोस्फीयर की स्टडी इकोलॉजी नहीं कहलाएगी? क्या इकोस्फीयर की स्टडी इकोलॉजी नहीं कहलाएगी? बिल्कुल कहलाएगी, नो प्रॉब्लम। इकोलॉजी इज अ ब्रॉड टर्म in which all the biotic, abiotic, their interaction, their influences, and everything is included is ecology. But if you are telling the interaction between two living beings, then it is ecosphere. And if you are trying to explain the influence of abiotic factors on biotic or biotic factors on abiotic, then you are talking about a system, that is ecosystem. So ecosystem में बायोटिक अबायोटिक दोनों हैं, इकोस्फीयर में केवल जोन ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू लिविंग बींग्स। अब बात आती है इकोटोन की। इकोटोन मतलब क्या होता है बच्चों? कई बार ऐसी दो स्पीशीज होती हैं
या आई शुड से एक ऐसी ही स्पीशीज होती है। हर स्टेटमेंट में कंसेप्ट आ सकता है, इसलिए आपको बहुत ध्यान सुनना, और नहीं समझ में आया तो जस्ट रेज योर हैंड्स, सिंपली रेज योर हैंड्स, एनीवन। तो मैंने आपसे कहा कि यदि एक सेम स्पीशीज, सिंगल स्पीशीज जो बहुत वाइड एरिया में फैली हुई है, सडनली वहां कोई वोल्केनिक इरप्शन होता है, सडनली वहां कोई अर्थक्वेक होता है, सडनली वहां कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, और उस स्पीशीज के बीच में एक अच्छा खासा बड़ा सा फिजिकल बैरियर बन जाता है, माउंटेन बन जाता है, या माउंटेन मेल्ट हो जाता है, ग्लेशियर मेल्ट हो जाता है, और वो स्पीशीज जो एक ही स्पीशीज थी, एक्चुअली एक स्पीशीज थी, वो काफी सेपरेट हो जाती है और बीच में फिजिकल बैरियर या माउंटेन जैसा कोई पार्ट आ जाता है। आफ्टर सो मेनी इयर्स व्हाट यू एक्सपेक्ट, क्या वो एक जैसी दिखेंगी आपको? नो सर। क्योंकि हमने इवोल्यूशन पढ़ा है, इवोल्यूशन कहता है कि कॉमन ओरिजिन से जो स्प्लिट हुए उसे कहते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। वो दो अलग अलग स्पीशीज की तरह डेवलप बिल्कुल हो सकते हैं, नो डाउट, बट स्टिल यदि उनके दोनों के बीच का जो एरिया है, वहां पर यदि कोई कंडीशंस लाइफ के लिए फेवरेबल होती हैं और लाइफ यदि आती है, तो यकीन मानिए वो लाइफ इन दोनों के कैरेक्टर्स की कॉमन कैरेक्टर्स को शो करेगी। यस और नो? Yes, sir. क्योंकि वो कंडीशन जिसके लिए फेवरेबल थी वो ये दोनों स्पीशीज के लिए थी, वो तो बाई चांस बीच से वो अलग हो गई, तो डेफिनेटली अभी भी कंडीशंस उन दोनों के लिए ऐसे कैरेक्टर्स के लिए है जो दोनों के कॉमन कैरेक्टर्स होंगे। और तो और इस स्पीशीज का एज पर जो स्पीशीज होगा और इस स्पीशीज के जो एज पर स्पीशीज होगी, ये दोनों स्पीशीज को कहते हैं इकोटोन। इकोटोन क्यों? जो बिल्कुल एज पर हो, किसी एक स्पीशीज के एज पर जो स्पीशीज हो वो अगली किसी स्पीशीज के एज की स्पीशीज से सिमिलरिटी दिखाती है, ऐसी स्पीशीज कहलाती है इकोटोन्स। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट। बट ये जो एज पर स्पीशीज है, जो डेफिनेटली ट्रांजिशन मोड में अगली स्पीशीज की तरह कैरेक्टर्स को सिमिलर दिखा रही होगी, उसकी अपनी खुद की जो बीच की स्पीशीज होगी, जो वहां की टिपिकल स्पीशीज है, जो वहां का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, उसे कहते हैं इकोटाइप। यानी दो इकोटाइप के बीच की जो एज की स्पीशीज होती है वो कहलाती है इकोटोन। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट। उसमें एक और वर्ड मैं ऐड कर सकता हूं, दैट इज की स्पीशीज। की स्पीशीज होती है बच्चों ऐसी स्पीशीज जो उस इकोटाइप की मेन स्पीशीज हो। यानी मेन कैसे पता लगाओगे? हर स्पीशीज इंपॉर्टेंट है यार, ये कैसे पता लगाओगे कि हम ह्यूमन स्पीशीज में कोई एक मेन स्पीशीज है? अपनी फैमिली में सारे ह्यूमंस हैं, 4-5 ह्यूमंस हैं, बट उन सब में, उन ह्यूमंस में भी एक ऐसा इंपॉर्टेंट स्पीशीज होगा जिसके नहीं रहने पर वो पूरा बायोडाइवर्सिटी या पूरा वो पॉपुलेशन को अफेक्ट हो सकता है। तो ऐसे स्पीशीज को कहते हैं की स्पीशीज। परफेक्ट। और 9th में आपको बताऊंगा लेवल्स। परफेक्ट। तो मैंने ये जो 7-8 टर्म आपको बताया, उसमें सबसे पहला मैंने आपको बताया इको सिस्टम, बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स का ऑर्गेनाइजेशन, इकोलॉजी उनका स्टडी और उनके इंटरैक्शन का स्टडी, इकोस्फीयर द जोन ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू लिविंग बीइंग्स, इकोटोन एज पर पाई जाने वाली स्पीशीज, इकोटाइप उस पर्टिकुलर एरिया में पाई जाने वाली, उस पर्टिकुलर रीजन में ही पाई जाने वाली स्पीशीज, उसमें भी उसकी इंपॉर्टेंट कोई यदि है, दैट इज की स्पीशीज। परफेक्ट। और फिर नेक्स्ट मैंने आपको बताया हैबिटाट एंड निकले। भाई आप अपने घर में रह रहे हैं या आप अपने हॉस्टल में रह रहे हैं, क्या आपकी दोनों जगह पर एफिशिएंसी सेम होगी डॉक्टर? No, sir. नो सर। No, sir. मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि दोनों जगह पर आप जहां रह रहे हैं, दोनों जगह पर आपकी यदि एफिशिएंसी सेम नहीं है, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आपके घर पर एफिशिएंसी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू हॉस्टल। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. अब यदि मैं एनवायरमेंट की बात करूं तो डेफिनेटली जो हैबिटाट है वो फिजिकल स्पेस है दैट इज ऑक्यूपाइड बाय यू। A physical space occupied by any species is habitat. Simple.
मैं अभी यहाँ पर बैठा हूँ, ये चेयर पे बैठा हूँ, यहाँ पर मेरा मतलब ये इस रूम में बैठा हूँ, ये रूम मेरा है, तो ये यहाँ पर मेरी हैबिटेट, द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन स्पीशीज और बाय एन ऑर्गेनिज्म. बट द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म फॉर द एफिशिएंट परफॉर्मेंस इज निके. मैं अभी इस चेयर पर लिए मेरा निके, मेरा फंक्शनल निके, मैं अपना यहाँ बेस्ट एफिशिएंट दे सकता हूँ. यही यदि मैं एक्सपेक्ट करूं कि मैं सामने के हॉल में बैठ जाऊं जहां टीवी चल रहा है, तो क्या मैं एफिशिएंटली आपको डिलीवर कर पाऊंगा लेक्चर? No. दैट मीन्स निके वो फिजिकल स्पेस है, निके वो हैबिटेट है जहां एफिशिएंट परफॉर्म, खाना पीना, रजाई गद्दा चादर बिस्तर, ये लगभग सब कुछ हॉस्टल में भी वैसा ही होता है जैसा घर में. बट मुद्दा ये है कि आप एफिशिएंट परफॉर्म कर पाते हैं घर पर और आप रह पाते हैं बढ़िया से, दैट इज हैबिटेट, हॉस्टल. सो द जैसे हिंदी में होता है आवास और निवास. आवास होता है, हिंदी में कहते हैं आवास मतलब जो रेंटेड हो, और निवास मतलब जो खुद का हो. तो आवास में भी आप रहते हैं लेकिन फिर भी सोचते हैं यार कील ठोकू कि नहीं. जो लैंडलॉर्ड है, मकान मालिक है, वो चिल्लाएगा कि यहाँ पर इतने क्यों कील ठोक दी आपने. यही अपने घर में होते तो आप एफिशिएंटली वहां पर ठोक देते, अपने सामने कैलेंडर लगा ले. दैट मीन्स वेयर यू कैन परफॉर्म योर एफिशिएंट, दैट इज व्हाट योर निके. And where you can't, मैं नहीं कहूंगा, but where you occupied as physical space only, that is habitat. So efficient habitat is Nike. Agree? Yes. Yes. लेकिन इसमें मैडम निके भी 3 टाइप के होते हैं, मैंने 3 लिखे हैं. मल्टी डायमेंशनल, हाइपर वॉल्यूम और ट्रॉफिक. समझिए 3 टाइप के जो निके मैं आपको बताने वाला हूं, उसमें पहला है स्पेशियल निके, ट्रॉफिक निके और मल्टी डायमेंशनल. मैं लिख भी देता हूं, तीनों निके मैं लिख देता हूं. अभी आप कुछ नहीं पेन चलाएं. स्पेशियल निके, और मल्टी डायमेंशनल निके, और आई शुड से हाइपर वॉल्यूम निके. तो यदि आप सही से सुन पा रहे हैं, चैतन्य मैडम, Yes, sir. अदिति, अमोल, अमृता, Yes, sir. Yes, दर्शिता, sir. दर्शिता, देवकी, दिशा, आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं आपसे यदि कहूं कि आप एफिशिएंटली खाना जो है वो डाइनिंग टेबल पर खा पाएंगे या गैलरी में खा पाएंगे? Dining Dining table. मतलब देखिए, मतलब आपके घर में भी, निवास में भी, जो कि घर आपका खुद का है, उसमें भी आप अपने किसी पर्टिकुलर फंक्शन को लेकर अपना एक निके बना लिए. कैसा निके बना लिया कि यदि मुझे खाना खाना है तो मेरा ट्रॉफिक निके, ट्रॉफिक मतलब होता है न्यूट्रिशन वाला, वो मुझे डाइनिंग टेबल पर ही मिलना है. तो वो एरिया जहां पर मैं अपना भोजन प्राप्त करता हूं, जहां पर से मैं अपना ट्रॉफिक लेता हूं, दैट इज माई ट्रॉफिक निके. एक ऐसा होता है जहां पर मैं घूम सकता हूं, इजीली मैं घूम सकता हूं, बात कर रहा हूं तो मैं गैलरी में घूम सकता हूं, पोर्च में घूम सकता हूं, बालकनी में घूम सकता हूं. दैट इज माई व्हाट, स्पेशियल निके. दैट इज माई, क्योंकि वो मेरे घूमने के लिए एफिशिएंट है, दैट इज माई स्पेशियल निके. और एक होता है मल्टी डायमेंशनल और हाइपर वॉल्यूम निके, दैट इज आवर हॉल. जो घर का हॉल होता है बड़ा सा, वहां पर कभी आप टीवी भी देख सकते हैं, वहां कभी सोफे बैठकर आप बात भी कर सकते हैं, वहां कभी बैठकर आप खाना भी खा सकते हैं, वहीं कभी ज्यादा गेस्ट आ गए तो सो भी सकते हैं, मतलब व्हाट नॉट, बिकॉज इट इज मल्टी डायमेंशनल. वो एक एरिया ऐसा है जहां पर आप अपना मैक्सिमम परफॉर्मेंस कर सकते हैं, मैक्सिमम फंक्शंस कर सकते हैं. दैट इज व्हाट हाइपर वॉल्यूम और मल्टी डायमेंशनल. तो मैंने आपको ये हैबिटेट बताया, दैट अ फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म, निके, वेयर द स्पीशीज कैन परफॉर्म देयर बेस्ट or efficiently. These are the 3 types: spatial niche, trophic niche, and multidimensional niche or hypervolume. Repeating my statement, ecosystem is the system comprised of biotic and abiotic component. Ecology, the study of biotic and abiotic components and their interaction. Ecosphere, the zone of interaction between two living beings. Ecotone, present on edge of an region or area. Ecotype, a particular type of species present in a particular environment. Habitat, the physical space occupied by an organism. Niche, where the habitat which in which the species are optimally functioning optimally. There are 3 types of niche: spatial, trophic, and multidimensional. Key species, particular and main species in that particular
बैक्टीरिया। क्या ये लिख पाओगे अभी 2 मिनट में, 3 मिनट में डॉक्टर्स? यस और नो? यस सर। प्लीज राइट। Yes, sir. Yes, sir. राइट और नहीं बना तो मैं बैठा हूं, बट प्लीज राइट, प्लीज ट्राई टू राइट वन स्टेटमेंट ओनली, प्लीज राइट। सर प्लीज एक्सक्यूज। यस एक्सक्यूज, बोलिए। सर अदर टर्म्स देखने थे। अच्छा, सर सर जो पैरासाइट्स वगैरह होते हैं उनका इंटरेक्शन लैंड वाटर या एयर में थोड़ी होता है, उनका तो होस्ट की बॉडी में होता है ना। पैरासाइट जो है, ठीक का, बिल्कुल ठीक का, वो लैंड पे भी नहीं है, वो वाटर पे भी नहीं है, वो एयर में भी नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं आप प्रथमेश? हाँ पैरासाइट कहाँ रहता है बॉडी में? कहाँ रहता है, मतलब व्हाट डू यू थिंक पैरासाइट बॉडी में कहाँ रहता होगा? उसके किसी ऑर्गन में, हाँ ब्लड। बॉडी फ्लूइड में, बॉडी फ्लूइड में रहता है। जैसे सार्स कैटेगरी के उस मॉइस्चर में रहते हैं, उस म्यूकस में रहते हैं, जैसे मलेरिया का पैरासाइट प्लाज्मोडियम ब्लड में रहता है, जैसे बैक्टीरिया है जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में रहता है, दे ऑलवेज ट्राई टू रिसाइड इन डिफरेंट एंड वेरियस फ्लूइड्स, जिसे आप कहेंगे एक्वेटिक सिस्टम। अंडरस्टूड? यस सर। परफेक्ट।
चलिए, डन है बच्चों? Yes, sir. सो नेक्स्ट अब मैं आपको बताता हूं लेवल ऑफ इकोलॉजी. ओके, मैं थोड़ा सा कैमरा ऊपर कर लूं. Excuse me, sir. यस, एक्सक्यूज. So in the typical habitat, the niche can overlap for an organism. Like for example, the lion, where it will chase the deer, that will be the trophic niche. But same time, it will also rest in the place, like on a specific rock or somewhere. So it will also be the spatial niche. No, the first of all, the pronunciation is Nike, right? That Nike, there is where the tiger is running behind the deer. That Nike is trophic Nike. वो जिस एरिया को कवर कर रहा है वो ट्रॉफिक Nike. बट वो जहां बैठकर खा रहा होगा आराम से, वो ज्यादा एफिशिएंट है उसके लिए. भाई कहीं दौड़कर भागकर उसको हंट कर रहा है, शिकार कर रहा है, तो वो उसका निके आप कंसीडर करो या ना करो, बट वो फिर उसको खींच के ले जा रहा है, अपने बच्चों के लिए लेकर जा रहा है, जहां बैठकर आराम से वो झाड़ियों में खा रहा है. दैट निके इज ट्रॉफिक. वैसे मैं बात करूं यदि आपसे ऑर्गेनिज्म की, तो इन केस ऑफ फॉरेस्ट हायर ऑर्गेनिजम्स के अपने जो केव्स में नहीं रह रहे हैं, उनके अपने कोई निके नहीं होते. बट सारा जंगल वो उनका अपना हाइपर वॉल्यूम निके होता है, क्योंकि ये टेरिटोरियल एनिमल्स होते हैं. और टेरिटोरियल एनिमल्स यानी वो जो अपनी टेरिटरी को एक्सपांड करना चाहते. इसीलिए टाइगर या लेपर्ड या जिसे आप बेप्टिया कहते हैं, ये जहां पर भी पांव रख देता है एक बार, वो उसका एरिया हो जाता है. वो वहां बार बार आता है, उस टेरिटरी में वो बार बार आता है, क्योंकि एक बार उसने वहां तक अप्रोच बना ली. तो ये इनके हाइपर वॉल्यूम निके होते हैं. गायत्री. Yes, sir. Then only small organisms have the question of niche. यस, परफेक्ट. बिकॉज क्या होता है, टेरिटोरियल एनिमल्स की एक साथ टेंडेंसी एक और ये होती है कि यदि वो वहां पर मैटिंग कर ले, तो ये उनका परमानेंट निके हो जाता है. और जो स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो थोड़ा केव्स में रहना पसंद करते हैं या कहीं पर छोटा सा बिल बनाकर रहना पसंद करते हैं, वो एरिया उनका हैबिटाट, वो पूरा जंगल उनका हैबिटाट हो सकता है. बट पर्टिकुलर जहां वो रह रहे हैं, जहां वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, वो उनका निके होगा. अंडरस्टूड? Yes, sir. Thank you, sir. अभी एक मैसेज आया कि सर, समीक्षा, व्हाट वाज द मैसेज? स्पेशल एंड ट्रॉपिक स्पीशीज का. आपको क्या समझ में आया ये बताइए. व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल निके? समीक्षा फटाफट बोलो बेटा. सर समझा ही नहीं, आवाज ही नहीं आया था तब. स्पेशल निके मतलब दैट निके वेयर एन ऑर्गेनिजम्स कैन फ्रीली मूव. वो उसका होता है स्पेशल निके. वो स्पेस है, उस स्पेशल निके को इसलिए इसको स्पेशल कहा गया क्योंकि वो उस हैबिटाट में या उस फिजिकल स्पेस में फ्रीली मूवमेंट कर सकता है. दैट इज नोन एज स्पेशल निके. परफेक्ट. और रहा सवाल ट्रॉफिक निके का, तो जहां बैठकर वो एफिशिएंटली खाना खा सकता है, अपना न्यूट्रिशन ले सकता है, दैट निके इज स्पेशल निके. जैसे मैं यदि आपसे बात कहूं तो टाइगर के लिए स्नेक के लिए बड़ा आसान है किसी ट्री पर चढ़कर उन बर्ड्स के अंडों को खा जाना, तो वो ट्री उसके लिए ट्रॉफिक निके हो सकता है. लेकिन मैटिंग करने के लिए जब वो टेरेस्ट्रियल मोड पर आता है, तो वो उसका होता है हाइपर वॉल्यूम या स्पेशल निके. अंडरस्टूड? यस सर. अब यहाँ पर 2-3 टर्म्स मैंने और ऐड करनी है. पहले एक टर्म मैंने ऐड करनी है बच्चों, सिन इकोलॉजी. इकोलॉजी में 2 ऐड कर देता हूं मैं. One is sin ecology and one is ought ecology. Sin ecology and ought ecology. Sin ecology होती है जब आप एक साथ एक से ज्यादा स्पीशीज की स्टडी को कंसीडर करते हैं, then it is sin ecology. जब आप एक इंडिविजुअल स्पीशीज का ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहे हैं, that is ought ecology. Understood? Sin ecology, study of whole species and the environmental interaction.
और ऑट इकोलॉजी स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल and the environmental interaction. Please note these two terms. इकोस्फीयर में मैंने 3 बताए, कौन कौन से हैं? Lithosphere, hydrosphere, and atmosphere. And together these 3 are called as Biosphere. स्पंदन, ओमकार, अंडरस्टूड? Yes, sir. इकोटोन मैंने आपसे कहा स्पीशीज ऑन, सर बायोस्फीयर को इकोस्फीयर बोल सकते हैं क्या? बायोस्फीयर को क्यों इकोस्फीयर बोलोगे? बायोस्फीयर में 3 इकोस्फीयर, बायोस्फीयर को इकोस्फीयर मत बोलो, बायोस्फीयर में 3 इकोस्फीयर, अंडरस्टूड? Yes, sir. परफेक्ट. Thank you. Species on edge, that is ecotone. Species in an, सर हाँ बोलो. क्या हम इकोटोन को और अच्छे से हम ये बोल सकते कि एरिया विच डिफरेंशिएट्स बिटवीन टू इकोस्फीयर? हाँ मतलब इकोटोन स्पीशीज और इकोटोन, बिल्कुल ठीक है. इकोटोन वो एरिया है, उसकी स्पीशीज को मैंने बताया इकोटोन स्पीशीज कह सकते हैं, कोई समस्या नहीं बता. अंडरस्टूड? ओके सर. ओके परफेक्ट. अब आती है बात बच्चों लेवल्स की, जहां से शुरू करना है मुझे चैप्टर. लेवल्स ऑफ इकोलॉजी. लेवल्स ऑफ इकोलॉजी मुझे आपको हायरार्की बतानी है, और हायरार्की में मैंने आपसे कहा कि सबसे नीचे की तरफ होता है स्पीशीज या a group of organisms, same type of organisms, that is species. Same type की species, that is what? Population. और population जो होती है वो मोनोस्पेसिफिक की बात, मोनोस्पेसिफिक, क्योंकि मैं आपसे पहले ही कह रहा हूं कि perfect. And when these two different types of populations combine together, this is what? Community. So I should say polyspecific. Two different types of population, that is polyspecific community or polyspecific population. मतलब पॉपुलेशन 2 हुई, मोनोस्पेसिफिक और पॉलीस्पेसिफिक. मोनोस्पेसिफिक को पॉपुलेशन ही कहते हैं, पॉलीस्पेसिफिक को कम्युनिटी कहते हैं. इसके बाद इसी को मैं कह देता हूं बायो, या इसी को मैं कह देता हूं इकोसिस्टम. और इसमें जो ये इकोसिस्टम हो गया टॉप मोस्ट, इसकी कहानी खत्म इसके आगे. बट इकोसिस्टम में जहां पर जोन ऑफ इंटरैक्शन हो रहा है वो 3 जोन ऑफ इंटरैक्शन हो सकते हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, टुगेदर कॉल्ड एज बायोस्फीयर. परफेक्ट. तो यदि आप इन तीनों को ध्यान से देख पा रहे हैं तो इसमें पहला लेवल जो स्टडी किया जाता है, जिसे ऑर्गेनिज्म लेवल मैंने कहा था, दैट वाज ऑट इकोलॉजी. स्पीशीज पे मैंने कहा सिन इकोलॉजी. तो ऑर्गेनिज्म और स्पीशीज जो कि एक ही स्पीशीज की बात कर रहा है, इसे कहते हैं ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी. पहला होता है ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी. दूसरा जो पॉपुलेशन होता है उसे कहते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी, पॉपुलेशन लेवल इकोलॉजी. तीसरा जो होता है, चूंकि अब कम्युनिटी ही तो बात कर रहे हैं, आप कम्युनिटी ही की बात कर रहे हैं, जो इसमें की पॉपुलेशन ही बात, 2 डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशन. यहाँ पर केवल एक ही टाइप के पॉपुलेशन, उसका स्टडी कहला रहा था पॉपुलेशन इकोलॉजी. जैसे ऑर्गेनिज्म लेवल की यदि मैं बात करूं बच्चों, तो इसमें आप क्या स्टडी करते हैं, अब मैं आपको तीसरा बताऊंगा. ऑर्गेनिज्म लेवल में आप क्या स्टडी करते हैं, तो आप स्टडी करते हैं एडाप्टेशन, कि कोई स्पीशीज किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए या कोई ऑर्गेनिज्म किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए एडाप्टेशन कैसे दिखा. भाई जिस तरह से कोल्ड को हम रिस्पॉन्ड करते हैं, क्या आपको लगता है पोलार बियर भी सेम रिस्पॉन्ड करेगा? नहीं. नो भाई सर. जिस विंटर को, जिस कोल्ड को पोलार बियर जैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्या आपको लगता है कोई छोटा सा रेड भी वैसा रिस्पॉन्ड करेगा? नहीं. यानी हर स्पीशीज अपने अपने तरीके से. तो ये स्पीशीज लेवल इकोलॉजी, ये ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी. लेकिन अच्छा, दूसरा एक और चीज, आप इसमें किसी स्पीशीज का डेथ स्टडी कर सकते हैं, आप किसी का बर्थ स्टडी कर सकते हैं,
लेकिन पॉपुलेशन का आप डेथ और बर्थ नहीं कर सकते। पॉपुलेशन लेवल पर आपको डेथ रेट पढ़ना पड़ेगा, आपको बर्थ रेट पढ़ना पड़ेगा। यहां पर आप किसी एक इंडिविजुअल का सेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां पर आपको सेक्स रेशो फाइंड आउट करना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या डिफरेंस बताना चाह रहा हूं आपको? ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी पर एडाप्टेशन होता है, डेथ होती है, बर्थ होता है, उस पर्टिकुलर स्पीशीज का, पर्टिकुलर स्पीशीज का कह लीजिए, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का सेक्स हो सकता है, मेल फीमेल। बट किसी पॉपुलेशन का कैसे सेक्स होगा? उस पॉपुलेशन का सेक्स रेशियो हो सकता है कि कितने थाउजेंड्स मेल पर कितनी फीमेल्स अवेलेबल, उसका सेक्स रेशियो हो सकता है। उस पॉपुलेशन का डेथ और बर्थ नहीं होगा, उस पॉपुलेशन की डेथ रेट और बर्थ रेट होगी। सो इसे कहते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स और पॉपुलेशनल कैरेक्टर्स। परफेक्ट। यहां से एक और बात मैं बता रहा था, डेथ हो गया, बर्थ हो गया, सेक्स हो गया, इंडिविजुअल का। यस, यहां पर आप किसी पर्टिकुलर एबाइटिक फैक्टर के लिए उसका बिहेवियर बता सकते हैं, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का बिहेवियर बता सकते हैं। पॉपुलेशन का बिहेवियर कैसे बताओ? सो देयर आर सो मेनी टर्म्स दैट डिफरेंशिएट। और सीधा सीधा 2019 और 20 का सवाल है नीट का, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट ऑफ अ पॉपुलेशनल कैरेक्टर। मतलब कौन सा कैरेक्टर पॉपुलेशन कैरेक्टर है या कौन सा कैरेक्टर पॉपुलेशन कैरेक्टर नहीं है, ऐसा एक सवाल 19 और 20 में दोनों साल आए। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई, इन अ ग्रुप और इन एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का डेथ होती है, इंडिविजुअल का बर्थ होता है, इंडिविजुअल का सेक्स होता है, इंडिविजुअल का सेक्स रेशियो कैसे हो, इंडिविजुअल के बर्थ रेट कैसे हो, इंडिविजुअल की डेथ रेट कैसे हो, इंडिविजुअल अपना अडाप्ट कर सकता है। पॉपुलेशन के लिए तो आपको उसका अलग लेवल पढ़ना पड़ेगा। परफेक्ट। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. कम्युनिटी की भी बात करता हूं, आपने इसमें इंडिविजुअल की बात कर ली, इसमें रेट और रेशियोज की बात कर ली। भाई ये पॉपुलेशन किसी दूसरी पॉपुलेशन, क्योंकि कम्युनिटी में कैसी है, पॉलीस्पेसिफिक, एक से ज्यादा पॉपुलेशन, तो एक पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन से इंटरैक्शन कैसे करती है वो इसमें पढ़ा जाता है। दैट इज इंटरैक्शन फिजियोलॉजी, द इंटरैक्शन लेवल फिजियोलॉजी। बात को समझना, क्या पढ़ना है आपको? 4 लेवल जो मैंने आपको बताने हैं। पहला बिहेवियरल लेवल या ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी या अडेप्टेशन लेवल इकोलॉजी, इसमें पढ़ते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी, इसमें पढ़ते हैं डेथ और बर्थ, इसमें पढ़ते हैं रेट और रेशियोज। और फिर ऐसी कई सारी पॉपुलेशन का जब ग्रुप बनता है तो बनता है कम्युनिटी, क्योंकि उसे कहते हैं पॉलीस्पेसिफिक, उसे कहते हैं पॉलीस्पेसिफिक। और ये पॉलीस्पेसिफिक का मतलब अब दो पॉपुलेशन के बीच में आपको पढ़ना पड़ेगा इंटरैक्शन, तब तो वो कम्युनिटी बन पाएगी, तब तो कम्युनिटी बन पाएगी। और लास्ट में जब इकोसिस्टम लेवल पर आते हैं, फोर्थ लेवल पर आते हैं, तो इसके ऑर्गेनाइजेशन पर आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन या कॉम्पोजिशन, कि कोई इकोसिस्टम जो है वो किन किन कंपोनेंट्स का बना हुआ है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्टिविटी कितनी है, उसमें साइक्लिंग कैसे हो रही है न्यूट्रिएंट की, एनर्जी फ्लो उसमें कैसा हो रहा है। तो यहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन और कंपोनेंट्स ऑफ इकोलॉजी। ये समझ में आया क्या? लेवल्स ऑफ इकोलॉजी समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. प्लीज प्लीज नोट, प्लीज नोट। नोटेड?
Yes, sir. Yes. रुको सर 2 मिनट। ओके, तो मैंने पहले आपको स्टार्ट करना है स्पीशीज और ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी। परफेक्ट। अब देखते हैं पेज नंबर एनसीईआरटी का, पेज नंबर 219 के पहले रामदेव मिश्रा जी के बारे में दिया गया है। और रामदेव मिश्रा जी के बारे में आई थिंक जहां तक मुझे ध्यान है, फादर ऑफ इकोलॉजी, रामदेव मिश्रा इज रिवर्ड एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। प्लीज हाईलाइट, प्लीज हाईलाइट। चलिए पेज नंबर 219 पर देखते हैं बच्चों। सबसे पहले कुछ 4-5 लाइंस दी गई हैं। When we hear the bulbul singing early in the morning, we may ask, how does the bird sing, or why does the bird sing? How type questions is mechanism, and why does type is significance. बुलबुल जो है वो early in the morning is trying to sing a song, या मतलब वो कुछ गा रही है, तो वो जो कुछ गा रही है तो उसमें क्यों गा रही है और कैसे गा रही है। कैसे गा रही है मैकेनिज्म, क्यों गा रही है वो सिग्निफिकेंस। हो सकता है वो अपने पार्टनर्स को बुलाना चाह रही है। हनीबीज 2 टाइप के डांस कर रही है, एक वेगल डांस कर रही है, एक राउंड डांस कर रही है। वो क्यों कर रही है और कैसे कर रही है, कैसे कर रही है उसके पीछे उसका मैकेनिज्म। क्यों कर रही है, क्योंकि 2 टाइप के डांस कर रही है। यदि वो वहीं पर घूम रही तो बताना चाह रही कि 50 मीटर के अंदर एपियरीज कहीं पर है और उसको वहां पर फ्लावर्स का नेक्टर अच्छा मिलने वाला। और वेगल टाइप का डांस यदि वो कर रही है, 8 के शेप में ऐसा डांस कर रही तो बताना चाह रही कि 100 मीटर की पेरीफेरी में दिशा, मतलब कौन से डायरेक्शन में वो एपियरीज है बताना चाह रही। दैट मीन्स इसके पीछे बड़ा लॉजिक होता है। क्यों ऐसा होता है कि रात में जो ब्लूम होते हैं, नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स आर व्हाइट इन कलर, क्योंकि यदि व्हाइट नहीं होंगे नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स तो अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे इंसेक्ट, और अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे तो पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा। सो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस जो आपको इकोलॉजी में थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ सकता है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस वहां पर दिए गए हैं। व्हाई आर नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स आर जनरली व्हाइट, हाउ डज द बी नो व्हिच फ्लावर हैज नेक्टर, व्हाई डज कैक्टस हैव सो मेनी थॉर्न, हाउ डज द चिक रिकॉग्नाइज हर ओन मदर। यानी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस। इन चारों क्वेश्चंस के आंसर मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में पूछूं, चारों पांचों के। व्हाई डज द बर्ड सिंग, हाउ डज द बर्ड सिंग, व्हाई द नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स आर जनरली व्हाइट, हाउ डज द बी नोज व्हिच फ्लावर हैज नेक्टर, व्हाई डज कैक्टस हैव सो मेनी थॉर्न्स, एंड हाउ डज द चिक रिकॉग्नाइज हर ओन मदर। ये 5-6 क्वेश्चंस मुझे एक एक स्टेटमेंट में आंसर चाहिए। दैट्स इट। नेक्स्ट क्लास उसको पढ़ के रखिए। पेज नंबर 220 पर यदि आप पहला स्टेटमेंट देखेंगे तो इकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट व्हिच स्टडीज द इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स फिजिकल अबायोटिक एनवायरनमेंट। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिजम्स का इंटरेक्शन प्लस उसके अबायोटिक एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन, इन सब को हम कहते हैं इकोलॉजी। दैट इज व्हाट स्टडी ऑफ इकोलॉजी। रहा सवाल 4 लेवल दिए गए, 4 लेवल्स, ऑर्गेनिज्म लेवल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी लेवल एंड बायोम लेवल, दैट इज इकोसिस्टम लेवल। ओके, सबसे पहला है ऑर्गेनिज्म इन इट्स एनवायरनमेंट। अब आपको सबसे पहला लेवल में पढ़ाने जा रहा हूं, दैट इज ऑर्गेनिज्म इन इट्स एनवायरनमेंट। परफेक्ट। पैराग्राफ आपको पढ़ना है लेकिन कुछ लाइंस हाईलाइट मैं आपको करवा दे रहा हूं। आपने इकोलॉजी का लाइन डेफिनेशन स्टडी कर लिया या हाईलाइट कर लिया। इकोलॉजी इज द सब्जेक्ट व्हिच स्टडीज द इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स फिजिकल अबायोटिक एनवायरनमेंट। Please highlight. Ecology is basically concerned with 4 levels of biological organisms: organism, population, community and bio. Level view. 13.1 का पहला स्टेटमेंट हाईलाइट करेंगे। Ecology at the organismic level is essentially physiological ecology, which tries to understand how different organisms are adapted to their environment in terms of not only survival but also reproduction. तो एक और इकोलॉजिस्ट का नाम मिल गया। That ecology is what? Physiological ecology. प्रिया मैडम समझ में आया? प्रिया, दिया, गौरी, हर्षल? हाँ सर। Yes. यस। स्पंदन जी बोलिए। Sir, what is difference between interaction among the organisms and between the organisms? नो प्रॉब्लम, नो डिफरेंस। अब सवाल ये उठता है कि यदि फिर ये कम्युनिटी लेवल हुआ तो क्या होगा? इंटरेक्शन सी, मैंने इंटरेक्शन लेवल फिजियोलॉजी क्यों लिखा? इंटरेक्शन लेवल इकोलॉजी।
स्पंदन, आपने जो सवाल पूछा वो ये है कि सर इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स कोई फर्क नहीं, लेकिन अमंग द सेम स्पीशीज यदि लिखा हुआ, अमंग द सेम स्पीशीज यदि लिखा हुआ है तो फिर वो केवल एक ही स्पीशीज के बीच के इंटरेक्शन की बात कर रहा है, वो पॉपुलेशन इकोलॉजी की बात कर रहा है। बट इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज यदि लिखा हुआ है तो फिर वो कम्युनिटी लेवल की बात कर रहा है। स्पंदन, अंडरस्टूड? Yes, sir. परफेक्ट। एक और सवाल आया यशवर्धन का कुछ, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्मिक लेवल? ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्मिक लेवल? इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्मिक लेवल मतलब मैं ये बताना चाहूँ ऑर्गेनिज्म के लेवल पर इकोलॉजी कैसे होती है। ऑर्गेनिज्म भाई इसमें दो स्पीशीज के बीच इंटरेक्शन, सॉरी एक ही स्पीशीज के दो मेंबर के बीच इंटरेक्शन, इसमें दो अलग अलग स्पीशीज के बीच इंटरेक्शन है। तो इसमें किसके साथ इंटरेक्शन? इसमें उस इंडिविजुअल का उसके एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन, इंडिविजुअल का एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन, एक ही स्पीशीज के दो इंडिविजुअल और एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन, दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच इंटरेक्शन और उसके एनवायरनमेंट के बीच इंटरेक्शन। तो एनवायरनमेंट के बीच इंटरेक्शन तो सबसे ही है, इसलिए तो उसका नाम इकोलॉजी है। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. अब हाईलाइट आपको करना है। हाँ बोलिए, बोलिए, कोई डाउट? एनी डाउट? चलिए, तो आपने हाईलाइट कर लिया इकोलॉजी एट ऑर्गेनिक लेवल इज एसेंशियली फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी which tries to understand how different organisms are adapted to their environment in terms of not only survival but also reproduction. जहां मैं बोलूं वहीं हाईलाइट करेंगे। You may have learned in earlier classes how the rotation of our planet around the sun and the tilt of its axis causes annual variation. जरूरत नहीं है। Okay, these variations together with annual variations in precipitation. See, बड़ा काम का पॉइंट आया। These variations together with annual variation in precipitation, यानी rainfall, account for the formation of major biomes such as desert, rainforests and tundra. पूछा जाएगा आपसे कि मेजर बायोम्स किस वजह से बनते हैं, तो आपको स्टेटमेंट हाईलाइट करना चाहिए वेरिएशंस टुगेदर विद एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन। हाईलाइट। हाईलाइटेड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे लिखा हुआ है नीचे के उस डायग्राम के नीचे, रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस विद इन ईच बायोम लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट। तो मेजर बायोम्स कौन बनाता है और हैबिटेट कौन बनाता है? बच्चे इसमें उलझ जाते। बायोम्स बनाने वाला ऊपर है, वेरिएशंस टुगेदर विद एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन, और हैबिटेट्स बनाने वाला है regional and local variations within each biome. Major biomes of India are shown in figure 13.2. I'm going to share an image. Can you see the screen? Yes. Yes. यहाँ पर x axis precipitation यानी बारिश की बात की जा रही है, कितना हेवी रेनफॉल हो रहा है उस रेन के हिसाब से उसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन, और y एक्सिस पर लिया गया मीन एनुअल टेम्परेचर। इन दोनों इसमें दिया आप देख पाएंगे, और यदि ग्राफ पढ़ने की आदत है और जानते हैं कि हाउ टू रीड द ग्राफ, तब आपको समझ में आएगा जो x एक्सिस पर मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन लिया गया है, तो सबसे ज्यादा बारिश में ग्रो करने वाला, सर्वाइव करने वाला कौन सा एरिया है जो ज्यादा बारिश की रेंज में सर्वाइव कर जाता है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। परफेक्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। उसके बाद कोनिफेरस के बाद टेम्परेट, के बाद आर्कटिक और अल्पाइन, देन ग्रासलैंड एंड डिजर्ट। लेकिन यही मैं टेम्परेचर की बात करूं तो सबसे ज्यादा वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर किसकी है? डिजर्ट। Sir, grassland. Grassland. वैसे भी लॉजिक लगाना चाहिए था तुम लोगों ने डेजर्ट बोलने के पहले। डेजर्ट एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ टेम्परेचर है, उससे ज्यादा तो ग्रासलैंड है।
वो 0 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तक फैला हुआ है, जबकि डेजर्ट की अपनी डेजर्ट 0 पे क्यों होगा यार, वो 7-8 से लेकर 20-22 तक फैला हुआ है। तो टेम्परेचर की ज्यादा रेंज, शेप का भी अपना इंपॉर्टेंस है इकोलॉजी में, ये शेप से भी आपको समझ में आ रहा है। सबसे ज्यादा एरिया कवर करने वाला जो ऐसा एरिया जो बारिश को भी ज्यादा देख पा रहा हो और टेम्परेचर की भी ज्यादा रेंज सर्वाइव कर पा रहा हो, वो कौन सा है? टेम्परेट Temperate. फॉरेस्ट। और सबसे नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर किसकी है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। मतलब यहां पर अपने को समझ में आया दोस्तों कि ये जो डायग्राम बताया जा रहा है ये डेफिनेटली हिंदुस्तान का तो नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि हिंदुस्तान में ये कोनिफेरस, डेजर्ट, इतना वाइड रेंज अपने को, अल्पाइन, आर्कटिक, ये बता रहा है ग्लोबल बायोम्स। तो नीचे लिखा है बायोम डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू एनुअल टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, वहां लिख दीजिए एट ग्लोबल लेवल। एट ग्लोबल लेवल, प्लीज नोट, एट ग्लोबल लेवल। नोटेड? Yes, sir. अब मैं आपको दिखाऊंगा एट इंडिया लेवल। देयर आर 4 बायोम्स known as major biomes of India: tropical rainforest, deciduous forest, desert, and sea coast. These are the major biomes of India, and these are the major biomes of at global level. Understood? Understood? Yes, sir. Yes, sir. इसको आपने एट ग्लोबल लेवल लिख दिया और एट इंडिया, इन इंडिया और एट ग्लोबल लिख दिया। Yes, sir. क्योंकि बच्चों ये ऐसे ही क्वेश्चंस बनने वाले हैं आपसे, मतलब ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं। अब यहां पर देखिए इस पैराग्राफ में, What are the key elements that lead to so much variations in the physical and chemical conditions of different habitat? ऐसा क्यों कि एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, एक डेजर्ट है, एक सी कोस्टल एरिया है, एक डेसिडुअस फॉरेस्ट है, इतना ज्यादा वेरिएशंस क्यों है? The most important ones are temperature, water, light and soil. हर हैबिटाट का अपना टेम्परेचर, वाटर, लाइट और सॉइल, ये 4 मेजर फैक्टर हैं जो किसी भी हैबिटाट को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल। Geochemical component alone do not characterize the habitat of an organism completely. The habitat include biotic components also. Habitat के बनाने में केवल इन abiotic factors का ही रोल नहीं है, तो pathogen, parasite, predator, competitors of the organisms with which they interact constantly. Assume that cover a period of time the organism had through natural selection evolved adaptations to optimize its survival and reproduction in its habitat. सिर्फ वही लाइंस हाईलाइट करनी है आपको। 4 दिए गए हैं आपको बायोटिक फैक्टर और 4 दिए गए अबायोटिक फैक्टर, जो ऑलमोस्ट सभी हैबिटेट के बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल। अबायोटिक में दिया गया टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल, और बायोटिक में दिया गया पैथोजन, पैरासाइट, प्रेडेटर एंड कंपीटिटर्स। अंडरस्टूड? Yes, sir. अब आपको इकोलॉजी पढ़ के रखनी है बच्चों। मैंने अभी आपको इकोलॉजी का बेसिक मतलब बताया कि व्हाट इज इकोलॉजी, और अभी इसमें आउट ऑफ बॉक्स सोचने का नंबर कहां पर आएगा, कैसे आएगा, पांव के नीचे की जमीन खिसक जाएगी जब मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा उसके नीचे। तो बेटर है कि पहले आप इस एनसीईआरटी को मेरे साथ साथ पढ़ते चलें। मेरे पढ़ने के पहले भी थोड़ा सा पढ़ें, मेरे पढ़ने के पढ़ाने के बाद भी थोड़ा सा पढ़ें। इकोलॉजी मैंने बताया, कुछ टर्मिनोलॉजीज मैंने आपको क्लियर की। इनके अलावा मैंने लेवल्स ऑफ इकोलॉजी बताया, पहले लेवल पर हमें क्या पढ़ना होता है वो भी बताया, मतलब सारे लेवल पे क्या क्या पढ़ना है वो बताया। पहले लेवल पर इंटरैक्शन पढ़ेंगे आप स्पीशीज का उसके अबायोटिक फैक्टर्स, वो फैक्टर्स कौन से ये भी अभी अपन ने देखा लास्ट में, टेम्परेचर, सॉइल, पीएच, वाटर, और बायोटिक फैक्टर का इंटरैक्शन वो तो इसमें देखेंगे। क्योंकि एक ही स्पीशीज इंटरैक्ट कर रही है, 2 स्पीशीज इंटरैक्ट कर रही है, तो कैसे कैसे इंटरैक्शन हो सकता है वो कम्युनिटी में है। एक ही स्पीशीज के 2 मेंबर कर रहे हैं वो पॉपुलेशन में आएगा, स्पीशीज एनवायरमेंट से कर रही है वो इसमें आएगा। तो पहला लेवल हमें देखना है टेम्परेचर, पीएच, सॉइल और वाटर, इन चारों से कैसे हम अडॉप्ट करते हैं, या हम नहीं, कोई भी ऑर्गेनिजम्स कैसे फाइट करते हैं। आप पढ़िए, मजा आएगा थोड़ा सा पढ़ने में,
और सिस्टमैटिकली वहीं पर साइड में कुछ लिखते चलिए। गूगल पे सर्च मत कीजिएगा, इकोलॉजी में गूगल पे सर्च मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत नुकसान में है। बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है इकोलॉजी, बहुत वाइड, और हर किसी के सोचने का अलग अलग डायमेंशन है। तो जिसने आंसर दिया होगा, यदि वो कोल्ड रीजन का रहने वाला होगा, तो उसने उसी डायमेंशन से सोचा होगा। तो गूगल पे मत जाइएगा, कोशिश कीजिए एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड को, और दोनों को, स्टेट बोर्ड और एनसीईआरटी को क्लब कर लीजिए। क्लब करना मतलब इंफॉर्मेशन क्लब करना, पेजेस क्लब नहीं करना। इसको पढ़िए, उसको भी पढ़िए, और स्टेट बोर्ड का पूरा छाप दीजिए, इक्वल एनसीईआरटी पूरा छाप दीजिए, मतलब कोई कंसेप्ट यदि आया है उस पर्टिकुलर पेज पर या पैराग्राफ। परफेक्ट। एनी डाउट इन टुडे सेशन? सर हाँ बोलो। सर आपने लेवल्स का क्या डेफिनेशन बताया है टर्मिनोलॉजी? नहीं, उसका कोई डेफिनेशन नहीं है। लेवल्स ऑफ इकोलॉजी मुझे बस बताने थे आपको, लेवल्स ऑफ इकोलॉजी क्या है, उसका कोई डेफिनेशन। ओके सर। एनी डाउट इन टुडे सेशन? परफेक्ट। सो आई एम लिविंग द क्लास। इकोलॉजी अपनी 1 ही घंटे की क्लास चलेगी बच्चों। इकोलॉजी में कंटिन्यूस बोलना पड़ता है, अपन 1 घंटा ही काफी सफिशिएंटली उसे पढ़ लेंगे। परफेक्ट। सो इसको रीड करके रखिए, एनसीईआरटी भी पढ़िए, और नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर रहिए उन क्वेश्चंस के साथ जो मैंने असाइनमेंट आपको दिए फर्स्ट पे। भाई बुलबुल सिंह, भाई कैक्टस हैज सो मेनी थॉर्न्स, वो सारे क्वेश्चंस। परफेक्ट। सी यू इन द वेरी नेक्स्ट क्लास। ऑल द बेस्ट।